नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिनों बाद यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसी क्रम में एक रिवीजन की दृष्टि से यह हमारी कक्षा है। आइए बात करते हैं। इस कक्षा में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह कक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत कम समय की कक्षा है। इसको अगर रिवीजन आप करेंगे तो जरूर 2-4 प्रश्न आप ज्यादा हल कर सकते हैं, या जो भूले हुए प्रश्न होंगे वो रिकॉल हो जाएंगे। तो आइए इस कक्षा को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी यह हमारी कक्षा है, मैराथन। कक्षा की तरफ वापस आते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती वर्ष में क्या हुआ था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब 1885 में? 28 दिसंबर 1885 में। कहां पे हुई थी? मुंबई में हुई थी, सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अब 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे देखते हैं, उस पर भी वापस आएंगे, लेकिन इसको हम पहले देखेंगे कि कथन है और किस महापुरुष ने दिया था। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिएगा जब भारत ही मृत हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह दिया था। इंकलाब शब्द का प्रयोग पूछता है कि इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सर्वप्रथम इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये बार बार पूछा जाता है, श्यामलाल गुप्ता कानपुर के थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कथन है। साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का कथन है। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का कथन है। सत्यमेव जयते, महात्मा गांधी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन की बात किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जोड़ दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब आइए पुनः हम पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था, तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिसने इसकी स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पर मजाक किया था, कटाक्ष किया था और कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब बहुत छोटे छोटे जो समूह है उनकी एक संस्था है, जिसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। अब इसमें पहला महत्वपूर्ण होता है, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? मद्रास अधिवेशन में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ज़्यूले थे। जितनी बातें इसमें लिखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ज़्यूले कौन थे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कहां हुआ, किस अधिवेशन में हुआ? तो वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2-3 नाम है। जो 1916 में समझौता हुआ था, या तो कांग्रेस लीग इसका नाम है, या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, मुस्लिम लीग और जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उनके मिलन के रूप में भी जाना जाता है। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर 1900 में बात करते हैं। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा मकसद, सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने यह कहा था कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और वहीं इन्होंने यह कह दिया 1900 में कर्जन ने कि अब कांग्रेस लड़खड़ा रही है और हमारे कार्यकाल में ही इनका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। 1924 में केवल एक बार ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने। 1879 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कानपुर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन में कौन था? हमारे गांधी जी थे। 1924 में हुआ था। और 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। यह पहली महिला थी अध्यक्ष कांग्रेस की। 1947 से 1949 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही 1947 से 1949 तक। वर्ष 1940 से 1946 तक अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 6 वर्षों 7 वर्षों तक। 1940 से 1946 तक लगातार अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में प्राप्त हुआ। पूछता है कि जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, बांग्ला से हिंदी रूपांतरण किया गया है, सर्वप्रथम कहाँ छपा था? तो जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी उसी में भारत विधाता नाम से छपा था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। 52 सेकंड में गाया जाता है और अगर जल्दी गाना है तो 20 सेकंड में। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। उसके बाद इन्होंने भाग नहीं लिया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में विभाजित हो गई। 1907 का सूरत का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, एक धड़ा जो नरम दल का था, एक धड़ा जो गरम दल का था। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी थे उग्रवाद नरम दल के। और वहीं उग्रवादी विचारधारा अर्थात गरम दल के कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। बाल गंगाधर तिलक ने वहीं पे कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। मतलब हम भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे आजाद दीजिए, हम आत्मनिर्भर होंगे, यही हमारा उद्देश्य है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। यह भी प्रश्न पूछता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा? तो सर वैलेंटाइन सिरोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछता है। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व प्रारंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। शिवाजी ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और
शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए। बाल गंगाधर तिलक ने की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लगाया था। यह प्रश्न एक बार पूछ दिया था कि बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किसने कंधा लगाया था? तो इनकी अर्थी को कंधा लगाने वाले कौन कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इनको कंधा दिया था। इसी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रस्तुत की। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रस्तावित की या निर्णय की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन अर्थात 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन का जो काल था भारत में 1899 से 1905 ईस्वी तक था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल का विभाजन ही था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। पूछता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया थे। H.W. नेविन्सन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए चीजों को कवर किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप से भी जानते हैं। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद सदस्य चुने गए थे। ब्रिटिश संसद सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए विद्वान व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ। जो 1908 में अमृतसर में हुआ मुस्लिम लीग का एक शाखा सैयद अमीर अली ने उसकी स्थापित की कहानी को जानते हैं। तो 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा मार्ले को भारत सचिव। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। मार्ले मिंटो सुधार का क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें थी। अपने सहयोगी की सहायता से गांधी जी ने टाल्सराय फर्म की स्थापना की। आगे महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है 1904 में स्थापित किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत थे। सत्य मतलब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अहिंसा मतलब हिंसा से दूर रहेंगे, यह इनके राम राज्य की संकल्पना थी। आगे गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। सर्वोदय, गांधी जी के समाजवाद का अर्थ क्या था? सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबका उदय। मिलती है गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। सत्याग्रही का अर्थ शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, डरबन गए। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम डरबन में गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जो चार्ल्स
लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जनरल डायर को इसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उठे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। भाई, भारत में आकर इतना बड़ा काम कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, तो अपने देश में शेर तो कहा ही जाएगा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। वर्ष 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए तथा इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। ये भी एक वीर पुरुष ही थे। लंदन में इनको सम्मानित किया गया जज डायर को, और लंदन में ही जाकर भारत के लाल ने इनकी हत्या कर दी। गिरफ्तार कर लिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, वो तो खैर अलग बात है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य गांधी जी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का उद्देश्य था। भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार से युद्ध के प्रयासों में मदद की, जिसके लिए उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक स्थिति 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर। आगे 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए एक पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेट का हिंदी होता है अधिराज्य। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह वर्ष 1930 में ही यह निर्णित हो गया था कि 26 जनवरी को ही हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, जो आज हमारी परंपरा है और हम लोग मनाते हैं। मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया। साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किए। इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। दांडी मार्च को जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1934 की बात है। गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निर्णय किया। 1901 में भारत आए। 1901 में इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए। कुछ दिनों तक काम किए। 1934 से ये स्वयं को सक्रिय राजनीति से हटाने का फैसला ले लिए और हरिजनोत्थान में लगने के लिए काम करने लगे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किए। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था कि परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी। सरोजनी नायडू ने गांधी को भी महात्मा कहा और इरविन को भी, लॉर्ड इरविन को भी महात्मा की उपाधि थी। 2 महात्मा की संज्ञाओं से विभूषित किया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून
तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार किया। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 79 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। लंदन में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित की। कराची अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई और आर्थिक स्थितियों की भी बात की गई। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई, जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा पटेल को यह सम्मान उपाधि दिया गया था। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। कराची अधिवेशन 1930 में जो हुआ था उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रवर्तित किया तथा एम.एन. राय ने इसकी सहयोगी की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था महात्मा गांधी को की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। इसी कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। थे उस समय के बड़े नेता थे, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। 1935 के अधिनियम के उपरांत, 1935 का क्या अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम था। आज भी हमारे संविधान का जो 2/3 हिस्सा है वो यही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो सरकार गठित हुई थी उसका कार्यकाल कितने दिन था? 28 महीने तक था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस का आह्वान किया गया था कि अब 22 दिसंबर को दिन शुक्रवार था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाइए। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा अध्यक्ष 1938 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतामरैया को ये सुभाष चंद्र बोस हरा दिए थे। अब समझिए उनकी लोकप्रियता कितनी थी। गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतामरैया को सुभाष चंद्र ने हरा दिया मध्य प्रदेश में जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी का। लेकिन कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने। जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था, जिसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। लॉर्ड लिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन का था 1 सितंबर 1939। जैसे हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया 7 अक्टूबर 2023 को और युद्ध की घोषणा हो गई, वैसे ही जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। 1945 में 2 दिन था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया। एक पंपलेट था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली ने, इसने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया। यही सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहा था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने ही तो बताया था कि हमारे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। सर्वोदय मतलब सबका उदय। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई। विनोबा भावे किए।
गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक कहा था कि यह ऐसा चेक है जो बीत गया है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू थे एवं मौलाना आजाद थे। अब बात करते हैं क्रांतिकारी जिसे विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गए। बीडी सावरकर ने जो मित्र मेला संस्था की थी वही परिवर्तित होकर अभिनव भारत का रूप ले लिया। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी उस समय ट्रेन जंक्शन था। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। HRSA की स्थापना किसने की बताइए? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। मार्च का महीना था, 23 तारीख थी। उस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो जेल में राजनीतिक बंदी दर्जा प्राप्त की भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। पूछता है कि वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? बार बार पूछता है, अरविंद घोष की। सितंबर 31 में बंगाल के 2 स्कूली छात्रों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। महिलाएं भी उस समय उग्र राष्ट्रवाद की प्रणेता थी, उसकी अगुआ थी, नेता थी, चाहती थी कि कैसे हमारा देश जल्दी से जल्दी आजाद हो जाए। आगे भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। भगत सिंह कहते थे कि जो एक स्वतंत्र क्रांतिकारी होता है उसकी 2 ही विशेषता है, एक तो आलोचना और दूसरा उसका स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन मतलब हमारा जो चिंतन होगा वो संप्रभु होगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 13 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। राजा महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। पूछता है कि भारत में प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? अफगानिस्तान का जो काबुल एरिया है वहीं पे महेंद्र प्रताप ने की थी। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां। कामागाटो प्रकरण कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह बैंकावर को प्रस्थान किया था। विधायी संशोधन तथा इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। एक्ट था, उसके द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा MP थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया। एलिजा MP इसके मुख्य न्यायाधीश, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देना चाहता था, अतः उन्हें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या है कि मतलब शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होगी, शक्तियों को बांट दिया जाएगा, उसी शक्तियों का पृथक पृथक अलग अलग कर दिया जाएगा। यही शक्तिकरण का पृथक्करण सिद्धांत था, जिसके प्रदाता लॉर्ड कार्नवालिस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार चाय एवं चीन के साथ 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था भारतीयों के साथ, उसको समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीनी के साथ व्यापार को रखा गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में एक राजनीतिक कार्य ही करने थे। और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1833 के अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण छीनकर कंपनी के
क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद यह कदम उठाया गया और 1858 से जो भारत में कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस शासन को समाप्त करके यह शासन रानी को सौंप दिया गया। रानी अर्थात ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये अध्यादेश अधिकारी 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। पूछता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड कैनिंग ने। परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ मॉन्टफोर्ड सुधारों से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी बात कर देते हैं। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति में भारत छोड़ो नामक आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां, तो वर्धा में जो 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1942 के बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। वर्धा प्रस्ताव में हमने क्या बात किया था कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका समर्थन पटेल जी ने किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद से सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 3-4 पार्टियां थी, वो चाहती थी कि भारत में अंग्रेज रहें। उसमें कौन सी थी? हिंदू महासभा भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया गुप्त जो प्रसारण होता था उस पर अपनी बातों को कहते थे। उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथी, जो गांधी जी के जीवनीकार थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के दौरान बंबई के में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी जो भाषण दिए थे, उसके बारे में पट्टाभी सीतामरैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। बलिया में 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। जो तामलुक था, मिदनापुर बंगाल में 1942 में से 1944 तक यहाँ तक जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि दी गई। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कब दी गई थी? तो 1938 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। महात्मा गांधी भी सुभाष चंद्र को प्लीज करना चाहते थे। अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए पट्टाभी सीतामरैया को लाया गया था पटल पे। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद में उनको हरा दिया। उसके बाद भी महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को किसकी उपाधि दी? देशभक्तों का देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1942 में हुआ था। 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद का गठन किया।
आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसे भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर समप्रभु, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। उस समय एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे और जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया गया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ब्रिटेन अपनी स्थिति खो चुका था, हार गया था। कई देश जो उसके औपनिवेशिक देश थे, क्षेत्र थे, उनको अब आजाद होने की बारी आ गई थी, उनका समय आ गया था। जिसमें वार ऑफ मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए गए। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के यही अध्यक्ष थे। 1946 तक ये रहे हैं। इसकी अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 19 सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा गठन का विचार किया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 जुलाई के 1946 संविधान सभा का चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में दिल्ली में हुई, जब राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को चुने गए। 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता था, उसने मतदान किया। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान यह नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, उसके विरोध में इन्होंने अपना मत दिया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान भेजा सुचेता कृपलानी ने गाया। सुचेता कृपलानी ने यह गाना गाया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री अंबेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है। भारत के एकीकरण पर के.एम. पर्रिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक खूबसूरती या उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अब विविध बात कर लेते हैं। इतनी रही बात राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई। 1857 से ही हम बात कर रहे थे, तो अब देखेंगे। अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रवादी कवि थे, उपाधि विभूषित मैथिली शरण गुप्त है। इनकी अन्य रचनाएं, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध आदि है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा में अकाल पड़ा था, भीषण रूप धारण किया था। अकाल को प्रकोप का समुद्र भी कहा जाता है, सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे हमें कसकर पकड़ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक बस प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी व्यक्ति थे, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री बने। दूरदर्शिता उसमें समाहित थी। देश को कैसे चलाया जा सके, कठिनाई के दौर में हम अपने आप को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे हमें लड़ना है, कौन सी परिस्थितियां हैं उनको हमें अपने साथ लेकर, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जैसे नेतृत्वकर्ता ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने नैम संगठन की नींव डाली थी, नॉन अलायंस मूवमेंट की। हमारा जो देश है वो किसी भी देश के साथ, किसी गुट के साथ नहीं रहेगा, हम अकेले रहेंगे और मानिए तो सब देशों के साथ है। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। स्थापना 1906 में की गई थी। सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पूछता है ऑपरेशन पोलो का संबंध क्या है? हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन है। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में मिशनरी की सदस्यता ग्रहण की। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु हुई। उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का होने का गौरव भंडार नायके को है, जो श्रीलंका की थी। 10 इंडिया डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी था एकीकृत हुआ। बात करते हैं चीन के लियांग प्रांत के निवासी साइलून को 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किए थे ये। अब आगे देखिए हैं और उनके उपनाम हैं। देखिए सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को बापू, महात्मा गांधी को वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को, लौह पुरुष सरदार पटेल को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, देश बंधु चित्तरंजन दास को, दीनबंधु को एंड्रूज कहा जाता है, लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना मदन मोहन मालवीय को, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। यह रही हमारी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कक्षा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कक्षा। यह कक्षा रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यकीन मानिए अगर आप इसको 2-3 बार पढ़कर जाते हैं तो परीक्षा में निश्चित तौर पर आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। 2-4 प्रश्न आपके बढ़ जाएंगे। पुनः फिर कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।